हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज के इस वीडियो में हम फिर आ गए हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम आज लेबर सेफ्टी और उसके वेलफेयर जितने लॉज होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि लेबर के लिए कौन कौन से सेफ्टी एक्ट्स बनाए गए हैं और कौन कौन से उनके वेलफेयर लॉज बनाए गए हैं। ये एक क्वेश्चन ऐसा है ना जो एग्ज़ाम में परमानेंट है कि आता ही आता है, वो भी 10 मार्क्स में, जिसमें लेबर सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पूछता है कि क्या क्या लॉज हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इनके अंडर में कौन कौन से लॉज आते हैं, उनका क्या काम है। तो 10 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन हर साल आना है। ये बात आप अभी से समझ लो और इस क्वेश्चन को एकदम प्रिपेयर कर लो। अगर 2025 में जा रहे हो पेपर देने तो क्लियर कर लो कि ये क्वेश्चन आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि लेबर सेफ्टी और वेलफेयर लॉज क्या क्या हैं। तो फॉलोइंग आर लॉज और एक्ट रिलेटेड टू लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो लेबर सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड ये इतने सारे एक्ट्स हैं, जिसमें है तो बहुत सारे, 7-8 है, मैंने 5 मेंशन किया है क्योंकि एग्ज़ाम में इतना आपके लिए इनफ है। अगर इतना भी लिखते हो तो आपको 10 में से मिनिमम 8 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है ना, दिस एक्ट इज़ रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ वेजेस। ये एक्ट जो होता है, सबसे पहली बात कि वेजेस जितनी भी चीज़ें हैं उसके पेमेंट से रिलेटेड होता है, लेबर्स के, ठीक है। दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस, इम्पोजिशन ऑफ फाइन एक्सेट्रा। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ना ताकि लेबर के ऊपर जो भी फाइन लग रहा है, जो भी वेजेस हैं, उसके पेमेंट है, उन सबको ये एक्ट ना इंट्रोड्यूस कर सके, ताकि उस एक्ट के तहत लेबर्स पे जो भी चार्जेस हैं, जो भी फाइन है, वो इम्पोज कर सके हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वेजेस आर नॉट बी पेड प्रॉम्प्टली ऑन अ मंथली बेसिस एंड इफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विसेज हिज वेजेस शुड बी सेटल्ड विद इन 2 days ऑफ टर्मिनेशन। इसका मतलब ये है, ये एक्ट ये भी कहता है कि जो वेजेस है, जैसे मान लीजिए कोई लेबर है, वो आपके वहाँ 1 साल 2 साल से काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके जितने भी वेजेस होंगे, जितना भी उसका पेड चार्ज होगा, वो मंथली बेसिस पे हम नहीं देते हैं लेबर को। जब वो लेबर किसी भी रीज़न से उस सर्विस से टर्मिनेट होता है, तब जो वेजेस है ना, उसको टर्मिनेशन के 2 से 3 दिन के अंदर ही उसको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और वो सेटल हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। अब इस एक्ट में देखते हैं कि ये क्या कहता है। सबसे पहले तो ये एक 1948 में ये निकला था एक्ट, ये बनाया गया था। अब इज़ एन एक्ट दैट फिक्सेस अ मिनिमम वेज। मतलब ये एक्ट क्या करता है ना, जितने भी लेबर्स हैं, चाहे वो स्किल्ड हो या ना हो, पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, उससे मैटर नहीं करता, दोनों के लिए एक मिनिमम वेज फिक्स कर देता है ये एक्ट, ठीक है। 1948 में इस एक्ट को बनाया गया था और लेबर चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उनके लिए, जितने भी वर्कर्स हैं उसके लिए एक फिक्स्ड वेज तय कर देता है ये एक्ट, ठीक। एंड प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, और उनको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज भी लगातार प्रोवाइड करते रहता है उनकी नीड के हिसाब से। अंडर द एक्ट मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड इक्वली। आजकल की लाइफ में तो वैसे भी मैन और वुमेन आज इक्वली ही होते हैं, सब लोग, अगर वो जॉब कर रहा है तो वो भी जॉब कर रहा है। लेकिन इस एक्ट के थ्रू भी जितने भी लेबर हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, वो कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए एक्ट जो है वो इक्वल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। ये जो मिनिमम वेज होता है ना, जो लेबर्स के ऊपर फिक्स किया जाता है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के ही तय करती है। ये एक्ट ही ऐसे बनाया गया था कि इसमें एक मिनिमम वेज तय कर दिया गया, चाहे वो वर्कर पढ़ा लिखा हो ना हो, मैन हो वुमेन हो, कोई वो नहीं होता, कोई उसमें ट्रीट नहीं करते हम लोग अलग से, उनको सब इक्वली ट्रीट करते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होती है इस वेज को फिक्स करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट। अब फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं।
सो अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ फॉर द पर्सन वर्किंग एट अ स्पेसिफिक डोमेन फैक्ट्रीज। मतलब ना, ये फैक्ट्रीज एक्ट ना, ये नाम में ही इसका आंसर है। एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए ये एक्ट बनाया गया था जिसको फैक्ट्रीज बोलते हैं। इसमें जितने भी लोग वर्किंग में है ना, जितने भी पर्सन, उनके लिए ये लॉ बनाया गया था। इसका ये लॉ क्या कहता है? रिगार्डिंग एज वन ऑफ द बेनेवलेंट नोबल एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेबर लेजिस्लेशन विच इज़ इन फोर्स इन आवर कंट्री। ये जो हमारा लेबर लेजिस्लेशन होता है ना, हमारी कंट्री में जितनी भी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, उन सबको एक पहले से रिगार्ड दिया जाता है कि उन्हें एक, जैसे मान लीजिए नोबल के थ्रू हो गया या किसी भी बेनेवलेंट के थ्रू हो गया, अलग अलग चीज़ों के थ्रू वो पहले से लेबर लेजिस्लेशन में फिक्स होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव की तरह दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कवर सिग्निफिकेंट इश्यूज रिलेटिंग टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। सिग्निफिकेंट इशू मतलब जैसे कि फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, उसके साथ कुछ इशू हो गया, या जितने लोग एम्प्लॉयड हैं उनके साथ कोई और एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उस केस में भी ये एक्ट जो है ना, वो उनको कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोवाइड करती है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता देती हूँ आपको। जैसे देखिए, सबसे पहला, सिक्योर क्या क्या होता है उसकी वजह से, इस एक्ट की वजह से। सेफ्टी, सेफ्टी आपका इंश्योर हो जाती है। हेल्थ, सेफ्टी इंश्योर होगी तो हेल्थ भी आपका इंश्योर होगा। तीसरा, वेलफेयर, ये भी सिक्योर होता है। और रेगुलेट्स, मतलब वर्किंग आवर भी डिसाइड हो जाती है। जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर होती है, हेल्थ इंश्योर होता है, वेलफेयर इंश्योर होता है, और उनकी वर्किंग आवर्स भी रेगुलेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा लॉ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। अब ये 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था ना, दिस एक्ट कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये एक्ट ना क्या कहता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी लेबर्स को साइन किया गया है, उनमें जो भी प्रोविजंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, मतलब जो लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे गए हैं ना, उनकी जो भी कंडीशन है, जो भी प्रोविजंस है, उनको इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट को कंटेन किया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स शुड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड एंड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है, इस एक्ट के थ्रू अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर्स को कॉन्ट्रैक्ट में लगाना होता था, तो उसको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में लेबर को असाइन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ एंड वॉशिंग आर ऑल्सो कंटेंट इन दिस एक्ट। फर्स्ट एड का मतलब लाइक अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई भी वर्क चल रहा है या किसी भी जगह पे, उस दौरान जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लेबर असाइन किए गए हैं, उनकी जितनी भी एक्सीडेंटल चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट एड हो गया, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ हो गया, वॉशिंग फैसिलिटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कंटेन की जाती हैं इस एक्ट में, ये प्रोवाइड की जाती हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस टू ईच वर्कर इज़ टू बी मेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। जितने भी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, उनके वेजेस की जो भी पेमेंट है, वो एक पीरियड से पहले ही तय करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, इसलिए ये एक्ट बनाया गया था ताकि जितने भी लेबर्स हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ साइन किए जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी, पैसे, काम, उनकी हेल्थ, सब कुछ इंश्योर हो सके। अब लास्ट है आपका वुमेन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 सॉरी। ये जो एक्ट है ना, वो 1923 में वो रेगुलेट किया गया था। अब ये एक्ट क्या कहता है? दिस एक्ट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स। जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, चाहे वो वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, उन सबको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। अंडर दिस एक्ट फाइनेंशियल रिलीफ गिवन इन द फॉलोइंग केसेस। इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और उसके साथ कोई फाइनेंशियल रिलीफ कैसे दिया जा सकता है,
उसके 4 मेजर रीजंस होने चाहिए। सबसे पहला, इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी वर्कर की डेथ हो गई तब भी उसको फाइनेंशियली रिलीफ दी जाएगी, ये मैंडेट है। सेकंड है, ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज़, अगर उसे कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज़ हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया, उस केस में भी उसको फाइनेंशियल रिलीफ दी जाएगी। थर्ड है, फॉर परमानेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट, परमानेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट मतलब अगर मान लीजिए वो काम करते टाइम उसकी किसी भी बॉडी पार्ट को कोई हार्म हो गया, ठीक है, उसमें उसका जो कोई भी एक बॉडी का पार्ट है वो इतना ज़्यादा हार्म हो गया कि वो परमानेंट डिसेबल हो गया या पार्शियली डिसेबल हो गया, उस केस में भी फाइनेंशियल रिलीफ दी जाती है उस वर्कर को। एंड लास्ट है आपका हाफ मंथली पेमेंट्स फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, अगर कोई टेम्परेरी डिसेबलमेंट है मतलब अगर कुछ टाइम के लिए है, जैसे काम करते टाइम उसके हाथ पे चोट लग गई, पैर पे चोट लग गई, कुछ भी, तो उस टाइम पे जितना भी उसका पेमेंट है ना वो उसकी आधे महीने का पेमेंट उसको तुरंत मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1 महीने का काम है 30 दिन का, 11 दिन उसको हुए काम करते हुए, 12वां दिन उसको कोई चोट लग गया तो उसको पूरा आधे महीने का पैसा उसी टाइम दिया जाता है। और ये तब होता है जब कोई टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो। जब परमानेंट होता है तो उसको पूरा फाइनेंशियल रिलीफ दी जाती है। जब उसको कोई डिसीज होता है तब दी जाती है, और अगर डेथ होता है तो भी इस एक्ट के तहत फाइनेंशियल रिलीफ दी जाती है उस वर्कर को। तो ये हो गया हमारा 5 मेजर हमारा एक्ट हो गया जो कि लेबर और उनके वेलफेयर्स और सेफ्टी के लिए बनाए गए थे। एक हमारा वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, थर्ड है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट, फोर्थ है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट, और 5 है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने लेबर सेफ्टी और उससे जुड़े वेलफेयर सारी लॉज पढ़ ली हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर कहूँगी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लेना रिवाइज़ करके, अगर समझ में आता है तो ओके, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा और इन्हेंस करिए, या जो भी आपको इम्प्रूवमेंट लगे करना चाहिए मुझे वो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, पुट कर देना, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वालिटी की जो एनालिसिस करते हैं ना, रेट एनालिसिस वो करेंगे, जिसमें हम सीमेंट मोटार की क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।